तारीख है 3 जनवरी 2026 और इतिहास का सबसे दुस्साहसी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने ही वाला है। फ्लोरिडा के एक अंधेरे कमरे में दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक लाइव फीड देख रहे हैं। पर यह कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं चल रही है। नहीं, ये हकीकत है और ये पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली है। अब चलिए यहां से हजारों मील दूर वेनेजुएला की राजधानी कराकस। सुबह के 2 बजे का वक्त है। वहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो अपने घर में आराम से सो रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। होता क्या है कि ठीक इससे कुछ देर पहले एक कह सकते हैं अदृश्य साइबर हमले ने पूरे कराकास की बत्ती गुल कर दी। शहर घने अंधेरे में डूबा हुआ है और बस इसी अंधेरे का फायदा उठाकर अमेरिकी हेलीकॉप्टर रडार को चकमा देते हुए वेनेजुएला के एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। और फिर अमेरिका की सबसे खतरनाक मिलिट्री यूनिट डेल्टा फोर्स के कमांडोज रस्सियों से मादुरो के घर की छत पर उतरते हैं और देखते ही देखते खिड़की के रास्ते सीधे बेडरूम में। और बस कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन खत्म। एक नया इतिहास लिखा जा चुका था। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि उनके लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल एक टीवी शो देखने जैसा था। जरा सोचिए, एक देश के राष्ट्रपति को किडनैप किया जा रहा है और उन्हें ये एक टीवी शो जैसा लग रहा था। पर यह कोई टीवी शो नहीं था। यह मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला मिलिट्री ऑपरेशन था, जहां अमेरिका ने एक सॉवरन देश के चुने हुए राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया। तो इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। जब अगली सुबह यह खबर दुनिया भर में फैली तो इसने 2 बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल जिनके जवाब हम आज यहां ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, अमेरिका ने आखिर ऐसा किया क्यों? और दूसरा, इसका मतलब क्या यह है कि अब कोई भी पावरफुल देश किसी भी दूसरे देश के नेता को किडनैप कर सकता है? क्या यह एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, यह ऑपरेशन कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी प्लानिंग तो महीनों पहले शुरू हो गई थी। अगस्त 2025 में CIA की एक टीम को चुपचाप वेनेजुएला भेजा गया ताकि वो मादुरो की हर हरकत पर नजर रख सके। फिर नवंबर में ट्रंप ने मादुरो को फोन पर सीधे सीधे सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम की दिया, जिसे मादुरो ने मानने से इनकार कर दिया। और बस क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को ट्रंप ने इस खतरनाक ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी और 3 जनवरी को इसे अंजाम दिया गया। ऑपरेशन के जो आखिरी पल थे वो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं थे। सुबह 2:01 हेलीकॉप्टर मादुरो के घर पर। कमांडो बिल्डिंग में घुसते हैं, मादुरो को नींद से जगाते हैं। मादुरो घबराकर अपने स्टील के बने सेफ रूम की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक उनसे एक कदम आगे थे। उन्होंने मादुरो को दरवाजे पर ही दबोच लिया। बिल्डिंग में घुसने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक देश का राष्ट्रपति बंदी बना लिया गया था। लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह पर है कि अमेरिका ने एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया क्यों? दुनिया के सामने उन्होंने क्या वजह बताई? ऑफिशियली मादुरो पर इल्जाम लगाया गया नार्को टेररिज्म का, यानी नशीली दवाओं से जुड़ा हुआ आतंकवाद। अमेरिकी सरकार का कहना था कि मादुरो 1999 से ही ड्रग कार्टेल्स की मदद कर रहे थे अमेरिका में कोकीन की स्मगलिंग के लिए। मतलब उन पर अपने ही देश को एक ड्रग स्टेट बनाने का इल्जाम था और यही इल्जाम इस ऑपरेशन का कानूनी आधार। और इस इल्जाम में यह भी दावा किया गया कि वेनेजुएला से हर साल करीब 2500 मीट्रिक टन कोकीन की तस्करी हो रही थी। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही पूरी कहानी है? तो क्या ड्रग्स ही असली वजह थी या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और भी छिपा हुआ है? देखिए, कई जानकारों का मानना है कि असली कारण कुछ और ही था। और वो असली कारण था तेल। जी हां, सोर्स का तो यही तर्क है कि इस पूरे रेड के पीछे का असली मकसद था वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर कब्जा करना। इस बात को समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, 303 बिलियन बैरल। ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है और अमेरिका के अपने भंडार से तो लगभग 5 गुना ज्यादा। मतलब एक ऐसा खजाना है जिस पर हर किसी की नजर होगी, है ना? अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेल को लेकर ये जो टेंशन है, ये कोई नई नहीं है। ये दशकों पुरानी है। 1999 में यूगो चावेज के राष्ट्रपति बनने के बाद ये और भी बढ़ गई। 2001 में उन्होंने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसका मतलब था कि अमेरिकी कंपनियों को देश छोड़ना पड़ा और उनका अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट डूब गया।
इसके बाद अमेरिका ने 2002 में तख्तापलट की एक नाकाम कोशिश भी की और 2005 से वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। ऑपरेशन के ठीक अगले दिन ट्रंप के इस बयान ने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। उन्होंने कहा, ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी, उन्होंने हमसे तेल छीन लिया। जरा सोचिए, वेनेजुएला ने अपने ही देश के संसाधनों पर कंट्रोल किया और उसे चोरी कहा जा रहा था। सोर्स के मुताबिक ये बयान असली मकसद को एकदम साफ कर देता है। अच्छा, अब जब हम ड्रग्स वाले ऑफिशियल दावे की तुलना असल डेटा से करते हैं तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, वेनेजुएला से उदरणीय 250 मीट्रिक टन कोकेन भेजी गई, जबकि अकेले ग्वाटेमाला से 2018 में 1400 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ, जो कहीं ज्यादा है। दूसरा, अमेरिका में सबसे ज्यादा कोकीन आती है पैसिफिक ओशन के रास्ते, जबकि वेनेजुएला का तो कोई पैसिफिक कोस्ट है ही नहीं। और तीसरा, अमेरिका में जो सबसे घातक ड्रग है फेंटानिल, वो चीन और मेक्सिको से आती है। इसमें वेनेजुएला का कोई रोल नहीं है। ये सारे आंकड़े ड्रग्स वाली कहानी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब इन सब के अलावा इस ऑपरेशन की लीगैलिटी यानी इसकी वैधता पर भी बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। क्या ये पूरी तरह से गैर कानूनी था? चलिए इसे अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के चश्मे से देखते हैं। देखिए, अमेरिकी संविधान के हिसाब से जंग का ऐलान करने के लिए प्रेसिडेंट को कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। याद है, 2003 में इराक पर हमले के लिए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कांग्रेस से अप्रूवल लिया था, लेकिन इस बार ट्रंप ने इस ऑपरेशन के लिए कांग्रेस से कोई मंजूरी नहीं ली। तो इस तरह ये ऑपरेशन सिर्फ अमेरिकी संविधान का ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर का भी सीधा सीधा उल्लंघन था। एक ऐसा चार्टर जो दुनिया को जंग से बचाने के लिए ही तो बना है। ये किसी भी देश को दूसरे देश के खिलाफ मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने से रोकता है। तो फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना बचाव कैसे किया? उनका कहना था कि ये तो जंग थी ही नहीं, ये तो बस एक लॉ एनफोर्समेंट एक्शन था, जिसका मकसद सिर्फ एक भागे हुए ड्रग तस्कर को पकड़ना था। लेकिन क्या किसी लॉ एनफोर्समेंट एक्शन में 150 मिलिट्री प्लेन, हवाई हमले और एक साइबर अटैक की जरूरत पड़ती है, जिसमें 40 लोग मारे गए? ये कानून लागू करना था, ये एक छिपा हुआ युद्ध। इसका जो स्केल था वो किसी जंग से कम तो बिल्कुल नहीं था। इस एक घटना ने पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम कर दी है। ये एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा करता है जहां शायद इंटरनेशनल लॉ और किसी देश की सॉवरेंटी, उसकी संप्रभुता का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए कि अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश खुद ही नियम बनाने और तोड़ने लगे, तो फिर उन्हें जवाबदेह कौन ठहराएगा? क्या ये एक ऐसी नई दुनिया की शुरुआत है जहां बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चलेगा? और ऐसी दुनिया में हम और आप कहां खड़े होंगे?